गांधीयन फिलॉसफी यानी गांधी दर्शन की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी 23 साल के लंबे अंतराल के बाद अफ्रीका से भारत आए और भारत में आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के समर्थक रहे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से समाज को जागरूक किया जाए और अंग्रेज़ों की नीतियों को समझा जाए और संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए देश को स्वदेशी के प्रति और स्वशासन के प्रति जागरूक किया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे सत्याग्रह, इस दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी भारत पर संदेह नहीं, विश्वास ही करते थे। यहाँ भारत से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी या ब्रिटिश भारतीय शासकों पर। ये बात तब प्रमाणित हुई जब सन 1919 की फरवरी में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सत्याग्रह की शक्ति की समीक्षा या परीक्षा वे पहले ही कर चुके थे सन 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन और बिहार के चंपारण किसान आंदोलन के समय। उस समय तक राजनीतिक विद्रोह का कोई चिन्ह भी नहीं था। उस समय वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहने के विश्वासी थे और तब तक वे वैसे ही बने रहेंगे जब तक अंग्रेज़ों के प्रति उनकी आशा टिकी रहेगी। सन 1920 तक वे साम्राज्य के साथ सहयोग करने की वही पुरानी बात दोहराते रहे और उसके लिए उन्हें राष्ट्रवादी भारतीयों की कम लांछना नहीं सहनी पड़ी। यानी कि तत्कालीन जो राष्ट्रवादी लोग थे वो हमेशा उनकी आलोचना करते थे, फिर भी वे अपनी बात इसलिए कहते रहे कि ईमानदारी के साथ वे दृढ़तापूर्वक उस पर विश्वास करते थे। अतः आंदोलन के पहले साल में जब तत्कालीन भारत सरकार आपत्तियां उठाने लगी तो गांधी जी ने पूरी हार्दिकता के साथ लॉर्ड हंटर को आश्वासन दिया कि सत्याग्रही लोग सरकार की श्रेष्ठ प्रजा है। संविधान में जिन बातों की मनाही है उन्हें वे कभी न करेंगे। केवल भारत सरकार के अबाध्य हट के कारण भारत के वे नैतिक नेता अपनी वफादारी की शर्त तोड़े बिना नहीं रह सके। वे वफादारी जिस पर वे इतने दिनों तक सचमुच विश्वास करते आए थे। सत्याग्रह ने आरंभ में ही संविधान विरोधी एक ऐसे आंदोलन का रूप लिया जो सविनय होने पर भी सरकार से एक तरह का दावा करता था। सरकार ने एक अन्यायपूर्ण कानून बनाया। सत्याग्रही प्राय स्वयं ही कानून को मानकर चलते हैं, लेकिन इस अन्यायपूर्ण कानून की जोरदार अवहेलना करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई उपाय न था। लेकिन उस पर भी अगर उन्हें न्याय न मिलेगा तो वे दूसरे कानून तोड़ने के लिए भी तैयार है। ज़रूरत पड़ने पर अंततः वे सरकार से सब तरह का सहयोग बंद करने को प्रस्तुत है। लेकिन अमान्यता का जो अर्थ पश्चिम में है, यहाँ वह बिल्कुल ही नहीं है। इस आंदोलन में जिस बात का सबसे अधिक जोर है वह एक धार्मिक वीरता का भाव है। चूँकि इस आंदोलन में शत्रुओं के विरुद्ध हिंसा का आश्रय लेना मना है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि शत्रु पक्ष भी समान रूप से
सच्चा है, एक पक्ष के लिए जो सत्य है दूसरे पक्ष के लिए वह अनायास ही असत्य हो सकता है, और हिंसा के द्वारा किसी को अपना मतावलंबी बनाना कभी संभव नहीं है। शत्रु को प्रेम के द्वारा, आत्मविश्वास की शक्ति से, आत्मत्याग और यंत्रणा सहकर अपने मत का बनाना होगा, और ये यंत्रणा ऐसी होनी चाहिए जिसे सत्याग्रही हाथ बढ़ाकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया हो। ऐसी बात के आकर्षण को रोकना कठिन है। ईसा के मुट्ठी भर भक्तों का दल यही बात कहकर पूरे साम्राज्य को जीत लेता है। भारतीयों की सभी बातों में एक प्रकार की धार्मिकता का भाव रहता है। न्याय और स्वतंत्रता जैसी दो चिरकाल प्रार्थित वस्तुओं के लिए वे किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका परिचय इस घटना से मिलेगा। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा ने जो दिन निश्चित किया 6 अप्रैल 1919 का, वे सारा दिन उन्होंने प्रार्थना और उपवास में बिताया। रोलेट एक्ट के खिलाफ उस दिन सारे भारत में हड़ताल रही। आंदोलन के आरंभ में उनका पहला काम यही था, प्रार्थना और उपवास, और इसका परिणाम भी ऐसा हुआ जैसा पहले नहीं सुना गया था। उसने प्रत्येक देशवासी के मर्म को गहराई में जाकर स्पर्श किया। यह पहला मौका था जब देश के सभी वर्गों के लोग मिल खड़े हुए थे। भारत ने अपने आप को ढूंढ लिया था। केवल दिल्ली में ही कुछ गड़बड़ी हुई, बाकी सारे देश में शांति बनी रही। गांधी दिल्ली आए लोगों को उनका कर्तव्य बतलाने के लिए, लेकिन सरकार ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। उन्हें लौटाकर बम्बई ले जाया गया। जो ही उनके कैद होने की खबर मिली, पंजाब में उपद्रव शुरू हो गए। अमृतसर में लूटपाट और कई हत्याएं हुई। 11 अप्रैल की रात में जनरल डायर ने सेना लेकर शहर पर कब्जा कर लिया और बात ही बात में स्थिति शांत हो गई। 13 तारीख को कोई उत्सव था। जनता उसी सिलसिले में जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। उन लोगों ने किसी तरह की गड़बड़ी मचाने की कोशिश नहीं की। उनमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी थे। एक दिन पहले रात के समय जनरल डायर ने सभा सम्मेलनों में पर रोक लगा। एक दिन पहले ही रात के समय में जनरल डायर ने सभा और सम्मेलनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये बात तब तक किसी को मालूम न हो सकी थी। जनरल हथियारों से लैस होकर वहाँ आ पहुँचा। उसने लोगों को सावधान तक नहीं किया। उनके बाद 30 सेकंड के अंदर उनकी फौज भी आ पहुँची। मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। ये सिलसिला 10 मिनटों तक चलता रहा, क्योंकि और गोला बारूद नहीं था। जगह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी थी। भागने का रास्ता नहीं था। 500-600 लोग मारे गए। घायल इनसे भी बहुत अधिक संख्या में हुए। मुर्दों और घायलों की और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सारे देश में फौजी कानून लागू कर दिया गया। पंजाब में अत्याचारों की बाढ़ आ गई। हवाई जहाज़ों से निहत्थी जनता पर बम बरसाए गए। बड़े सम्मानीय व्यक्तियों को भी गले में हाथ डालकर फौजी अदालत में घसीट कर लाया गया। उन्हें चाबुक से पीटा गया। औंधे होकर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनकी बेइज्जती का अंत न रहा। अंग्रेज शासक कहीं पागल तो नहीं हुए जा रहे हैं, या कि भारतीय अहिंसा नीति की घोषणा सुनते ही यूरोप के हिंसक मारकाट पर उतर आए। गांधी आंखें मूंद कर नहीं बैठे रहे। उन्होंने अपने देशवासियों को यह आश्वासन नहीं दिया था कि वे उन्हें केवल शांतिपूर्ण उपायों से विजयी बना देंगे, बल्कि उन्होंने रक्त रंजित मार्ग का ही आश्वासन दिया था। उन्हें जलियांवाला बाग के दिन उसी मार्ग की दीक्षा हुई। उन्होंने कहा था, केवल 1000 नहीं, हजारों हजार असहाय शिशुओं और नारियों के हत्याकांड की संभावना में भी हम धैर्यपूर्वक तैयार रहें। तब तक तैयार रहें जब तक सारी दुनिया के बीच भारत उस आसन पर न बैठ जाए जिससे आगे कोई भी कभी
न जा सका। फांसी को हमें जीवन की एक अत्यंत साधारण घटना मान लेना पड़ेगा। फौजी रुकावटों की कृपा से पंजाब के हत्याकांड की खबर कई हफ्तों तक बाहर न जा सकी, लेकिन खबर जब फैली तो सारा भारत क्रोध से विक्षिप्त हो गया। यहाँ तक कि उसमें इंग्लैंड की भी अछूता न रहा। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई गई, जिसके जवाब में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उस जांच कमेटी के विरोध में एक उप समिति गठित कर ली। निसंदिग्ध रूप से सरकार के लिए जो उचित था और जिससे सब बुद्धिमान अंग्रेजों ने समझा था, वह था अमृतसर के नृशंस हत्यारों को कठोर दंड देना। लेकिन गांधी ने यह भी नहीं चाहा। जनरल डायर और अन्य अपराधी अफसरों की उचित निंदा करते हुए भी उन्होंने उनके दंड देने की मांग नहीं की। उनका परिमाण बोध ऐसा ही आश्चर्यजनक था। उनमें बदला लेने की इच्छा नहीं थी, विद्वेष भी नहीं था। पागल से ईर्ष्या करने से क्या लाभ है? लेकिन इस बात का ध्यान तो रखना होगा कि वे बिगाड़ न कर सके। उनकी सिर्फ यही मांग थी कि डायर को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाए। डायर को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाए। लेकिन हाय हाय रे, जांच कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले ही भारत सरकार ने जल्दबाजी में एक हर्जाना कानून पास कर दिया, ताकि सरकारी कर्मचारी मुसीबत में न पड़े और हर्जाना भर के बच जाए। और उन नरसंस हत्याओं के नायक थे, वे देश में तो रह ही सके, उन्हें इनाम भी दिया गया। भारत अभी अपनी स्तंभित अवस्था से उभर भी नहीं पाया था कि एक दूसरी घटना घटी। इस घटना के द्वारा सरकार ने अपने आश्वासन को ऐसी विश्वासघातकता के साथ नष्ट कर दिया कि यूरोप वालों की सदिच्छा पर विश्वास बनाए रखना भारतवासियों के लिए संभव नहीं रह गया। सारे देश में एक विराट विद्रोह की लहर फैल गई और वो था खिलाफत आंदोलन। यूरोपीय युद्ध में भारतीय मुसलमानों को विवेक की एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा था। वे साम्राज्य के वफादार बने रहे या अपने धर्मगुरु के आदेश का पालन करें, यही उनका धर्म संकट था। अंत में जब इंग्लैंड ने यह आश्वासन दिया कि सुल्तान या खलीफा की स्वाधीनता में वे हस्तक्षेप न करेंगे, तभी उन्होंने वफादारी की हामी भरी। मुसलमानों ने चाहा था कि तुर्की के यूरोपीय हिस्से पर भी तुर्की वालों का अधिकार बना रहे और सुल्तान के हाथों जैसे एक और इस्लाम के तीर्थ स्थानों का भार रहे, वैसे ही दूसरी ओर अरब की स्वाधीनता का भी। स्वाधीनता जैसी तैसी न हो, बल्कि अरब की स्वाधीनता का जो अर्थ मुसलमान विद्वान लगाते आए हैं वह हो। जिस स्वाधीनता का अधिकार मेसोपोटामिया, सीरिया और पैलेस्टाइन के भूखंडों पर भी हो। लॉर्ड जॉर्ज और भारत के वायसराय ने भी इसके बारे में मुसलमानों को पक्का दिलासा दिया, लेकिन लड़ाई खत्म होने के साथ ही वह दिलासा जाने कहाँ चला गया। 1919 की गर्मियों में जब चारों ओर शांति की धूम मची हुई थी, तभी भारतीय मुसलमानों ने आपत्तियां उठानी शुरू की और इस तरह खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को जब बहुत बड़ा शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर खिलाफत दिवस मनाया गया, उसके एक महीना बाद 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता गांधी जी ने की। बात की बात में उन्होंने समझ लिया था कि इस इस्लामी सवाल को ही भारतीय एकता का ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। हिंदू मुसलमानों के स्वाभाविक विरोध को अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने हमेशा काम में लाना चाहा था और गांधी ने उन पर यह आरोप भी लगाया था कि इस विरोध को जन्म देने में भी उनका ही हाथ है। कम से कम उस विरोध को मिटाने की कोई कोशिश तो अंग्रेजों ने की ही नहीं। दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को बचकाने ढंग से भड़काते रहते थे और अंग्रेज लोग उसमें आग लगाते रहते थे। लेकिन खिलाफत आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ये चाहते थे कि दोनों जो समुदाय है वो साथ रहें, और उन्होंने कहा भी था, हिंदू
पारसी, ईसाई या यहूदी, हम चाहे जो भी क्यों न हो, यदि हम एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें एक के स्वार्थ को सबका स्वार्थ बना लेना पड़ेगा। जिस बात पर विशेष ध्यान देना है वह है प्रत्येक व्यक्ति के स्वार्थ का न्यायपूर्ण अधिकार। अमृतसर के नरसंस हत्याकांड में हिंदू और मुसलमान दोनों के ही खून से वहां की धरती गीली हुई थी। अब इस बंधन को मजबूत करने की जरूरत थी। इस मिलन के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष के निकट कोई दावा करने से भी काम न चलेगा। अन्याय भारतीयों के बीच मुसलमान ही सबसे कठोर हैं। खिलाफत सम्मेलन में सबसे पहले निश्चय किया गया कि अगर सरकार संतोषजनक व्यवस्था न कर सके तो उसके साथ सहयोग करने से न बनेगा। गांधी ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन उनमें ऐसा सीमा बांध था कि बाजार की सारी विलायती चीज़ों के बहिष्कार की बात वे स्वीकार न कर सके, क्योंकि इस प्रस्ताव में उन्हें दुर्बलता का चिन्ह बदला लेने की इच्छा दिख पड़ी। सन 1919 के दिसंबर महीने के अंत में अमृतसर में खिलाफत सम्मेलन की दूसरी बैठक हुई। उसमें एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का निश्चय हुआ। वायसराय को एक अल्टीमेटम भेजकर ये धमकी दी गई कि यदि शांति संधि भारत के स्वार्थों के विपरीत हुई तो परिणाम अच्छा न होगा। सन 1920 के फरवरी महीने में बम्बई में एक और सम्मेलन हुआ। उसमें